जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपकी सेकंड बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था के आज हम चौथे और पांचवें अध्याय, चौथा चैप्टर मानव बस्तियों का और पांचवां जो चैप्टर है भू संसाधन और कृषि का, इन दोनों चैप्टर के महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे और अपनी तैयारी का सटीक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक शानदार आगाज करते हैं पहले प्रश्न से। आप भी साथ में जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसके स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है? किसके स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत या उपरोक्त सभी। कौन सा इसका सही होगा ऑप्शन? तो इनमें से जो सही ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न, कि नीवल बोया गया क्षेत्र कौन सा होता है? नीवल बोया गया मतलब क्या होता है? नीवल बोया गया का मतलब, इसका मतलब है नेट एरिया शोन। नेट एरिया शोन किसे कहा जाता है? वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है, वह भूमि जिस पर फसलें काटी जाती है, या पहला और दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो नेट बोया गया जो क्षेत्र है उसकी परिभाषा याद कीजिए, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है वो निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो सही आंसर बिल्कुल सही, आपका 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 9? प्रश्न अच्छे से समझते हुए उत्तर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 वर्गों में बांटा गया है। बिल्कुल शानदार, 2 वर्ग। कौन सा है? एक है निजी भू संपत्ति, निजी भू संपत्ति, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है साझा संपत्ति संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, वाह एक और प्यारा प्रश्न। उत्पादक सिंचाई में, उत्पादक सिंचाई में जल की मात्रा रक्षित सिंचाई की तुलना में कैसी होती है? कम, अधिक, बराबर या इनमें से कोई नहीं? गौर से, अच्छा प्रश्न है ये। ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है। उत्पादक सिंचाई में जल की मात्रा रक्षित सिंचाई की तुलना में अधिक होती है। अधिक, अधिक। उत्पादक सिंचाई है, इसका जो उद्देश्य होता है वो फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करना होता है। तो इसका सही आंसर 2 नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि बरानी कृषि किसे कहा जाता है? बरानी कृषि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। किसे कहा जाता है? किस कृषि का दूसरा नाम बरानी कृषि भी है? बिल्कुल सही, तीसरा वर्षा निर्भर कृषि, यानी जो बारिश पर डिपेंड करने वाली कृषि है उसे बरानी कृषि कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र, रेगिस्तानी जो क्षेत्र है जहां बारिश कम होती है वहां पर इसे बरानी कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के कितने भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है? बहुत प्यारा प्रश्न है। भारत में कुल बोया जो नेट शोवन एरिया है उसमें कितने भाग पर खाद्यान्न फसलें हैं, खाने वाली जो फसलें हैं वो उगाई जाती है? 1/3, आधा, संपूर्ण भाग या 2/3? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल इसका सही आंसर है 2/3। 2/3 है वो खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो अनाज और दूसरा कौन सा है? दालें। किसके आधार पर? अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को 2 भागों में, अनाज और दाल में बांटा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत में 54% जो भाग है उस पर अनाज बोया जाता है, जो कि विश्व का
11% होता है। तो ये छठे प्रश्न का सही आंसर 4 नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगाज कर रहे हो आप। 7वां प्रश्न, योजना आयोग ने किस वर्ष में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन है वो प्रारंभ किया? एग्रीकल्चर क्लाइमेट जो प्लानिंग है उसको स्टार्ट किया योजना आयोग ने। ऑप्शन आपके सामने 66, 88, 99 या 2001 में। पहले तो इसका सही आंसर बताएं। योजना आयोग जिसका नाम अब बदलकर क्या हो गया, नीति आयोग हो गया है 1 जनवरी 2015 से। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी इसी के अंदर। तो बिल्कुल सही 1988 में। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ध्यान रखिएगा 1980 के दशक में योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर है वो ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत कपास उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे में? तो कपास उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भाई, दूसरा स्थान है। अब बात यह है भी पहला किसका है, तो ध्यान दीजिएगा पहला है वो चाइना का है, चीन का पहला स्थान है वो चाइना का कपास उत्पादन में, और इंडिया का दूसरा स्थान। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में चाय की खेती है वो कब शुरू की गई? ऑप्शन आपके सामने 52 में, 46 में, 40 में या 32 में। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही 1840 में। 1840 में चाय की खेती है वो भारत में प्रारंभ हुई थी। ध्यान रखिएगा कहां पर हुई थी? असम के अंदर, ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर, आसाम के अंदर, असम में 1840 में चाय की खेती है वो शुरू हो गई थी। अंग्रेज थे भाई उस टाइम यहां पर। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? जहां पर स्टार्ट हुई वहीं पर प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा होता है। तो सर्वाधिक चाय उत्पादक वाला राज्य, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, वो भी आसाम। 1 नंबर, सबसे ज्यादा यहीं पर प्रोडक्शन हो रहा है। अगला प्रश्न है कि किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान नहीं है? प्रश्न को गौर से समझ लेना भाई, क्या कह रहा है ये कि किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व के अंदर दूसरा स्थान नहीं है। इसका मतलब इन 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, इनमें से एक के अंदर दूसरा स्थान नहीं है, बाकी में विश्व के अंदर भारत का दूसरा स्थान है प्रोडक्शन के अंदर। अब उसको आपको अच्छे से समझते हुए छांटना है। तो चाय की बात करें तो इसके अंदर दूसरा स्थान है, गन्ने के प्रोडक्शन में भी दूसरा स्थान है, कपास के प्रोडक्शन में अभी ऊपर प्रश्न भी आया था दूसरा स्थान है। दालों की बात करें तो दालों के अंदर भारत का विश्व के अंदर पहला स्थान है भाई। तो जो दाल हैं, संपूर्ण दाल हैं, उनके अंदर पहला स्थान है। चाय, कपास और गन्ना, याद रखिएगा चाय, कपास और गन्ना, इनके उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। देखिए एक ही प्रश्न में कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। थोड़ा सा अगर गौर करें तो अच्छे से सारी चीजें याद रह जाएगी आपके। अगला प्रश्न है कॉफी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? लीजिएगा ये एक प्रश्न ऐसा है जो हटके है। हटके का मतलब, वरना हम क्या है, या तो पहले स्थान पर होते हैं या दूसरे, पहले दूसरे पर ही चलता रहता है ज्यादातर कम। लेकिन ये एक वो फसल है जिसके उत्पादन में थोड़ा लंबा चौड़ा स्थान है अपना। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप आइडिया लगा ही लेंगे। तो लगभग 7वें 8वें के ऊपर घूमता रहता है। तो कॉफी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है, 8वां स्थान है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि लेटेस्ट आंकड़ों में 7वां हो गया, लेकिन अपने जो पुराने डाटा दिए गए हैं उसके हिसाब से 8वां है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान प्रति भूमि जो रिक्त स्थान कृषि से कम समय तक कृषि रहित रहती है, कृषि से कम समय तक कृषि रहित रहती है, 1, 2, 3, 5 जो भी लिखा है। बहुत प्यारा प्रश्न है कि वर्तमान, देखिए प्रतिभूमि हम 2 प्रकार की पढ़ी है। प्रतिभूमि एक पुरातन और एक वर्तमान। तो यहां पर वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं, ये वो उसकी परिभाषा का ही ये प्रश्न आप रिक्त स्थान मान ले, एमसीक्यू मान ले, वन लाइनर क्वेश्चन मान ले। इन्हीं में से वन लाइनर बन जाएंगे, इन्हीं में से कोई रिक्त स्थान आ जाएगा, इन्हीं में से कोई ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो वर्तमान प्रतिभूमि जो एक कृषि वर्ष, यहां पर वर्ष शब्द और लगा लें,
वर्तमान प्रतिभूमि जो एक कृषि वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है उसे वर्तमान प्रतिभूमि है वो कहा जाता है। 1 साल या 1 साल से कम समय तक कृषि रहित रहती है, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, चना फसल है किस प्रकार की है? ऑप्शन आपके सामने है, उष्णकटिबंधीय, शीत, उपोष्ण या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे से आप जरूर इसका बढ़िया सा जवाब, बिल्कुल सही, उपोष्णकटिबंधीय है भी। उपोष्ण, तो चना किस प्रकार की फसल है? बिल्कुल सिंपल सा उपोष्णकटिबंधीय। 15वां प्रश्न है, क्या निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? चना, सरसों, गेहूं या कपास? बताइए निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? ये आपको उत्तर देना है। चना है, ये रबी की है, सरसों ये रबी की है, गेहूं ये रबी की है, कपास ये कौन सी है? खरीफ की फसल है भी। खरीफ की फसल है कौन सी? कपास। तो रबी और कपास की फसलों को आप अच्छे से देखिएगा, एक प्रश्न 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न। देश का सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, सही आंसर आपको बताना है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या दिल्ली? बिल्कुल सही, मुंबई या बृहद मुंबई, जिसमें 1,84,00,000 लोग रह रहे हैं। यहाँ पर 1,84,00,000 के आसपास लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल मुंबई या बृहद मुंबई है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से खनन नगर कौन सा है? सिंगरौली, सेलम, सतना या जयपुर? कौन सा इसका सही आंसर होगा? खनन, जहाँ खनिज मिलते हैं, जहाँ खनिज निकाले जाते हैं, वो खनन क्षेत्र कहलाता है। वही वहाँ नगर विकसित हो जाते हैं तो वो खनन नगर कहलाने लगता है। ऑप्शन आपके सामने लिखा है। जयपुर की बात करें तो जयपुर आपको पता है राजस्थान की राजधानी है, तो ये एक प्रशासनिक नगर हो गया, प्रशासनिक नगर। सेलम के अंदर खूब इंडस्ट्रियां हैं, तो ये औद्योगिक नगर कहलाता है। सतना की बात करें तो व्यापार और वाणिज्य का केंद्र है ये, तो इसलिए इसे वाणिज्य नगर कहा जाता है। और खनन नगर कौन सा बच गया? सिंगरौली है वो एक खनन नगर है। इसके अंतर्गत हमने अपने के उद्योग वाला जो चैप्टर है अच्छे से उस पर बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नगला किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों का स्थानीय नाम है? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली या प्रक्षिप्त? तो नगला, पल्ली, ढाणी, ये जो सारे शब्द हैं ये किस ग्रामीण बस्ती के स्थानीय नाम है? पल्ली जो बस्तियां होती है उसके। नगला, ढाणी, पाना, कुछ भी ये नाम दे दे, बहुत प्यारा प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? उपजाऊ जलोढ़ मैदान हैं और उत्तर पूर्वी राज्यों में। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली या प्रक्षिप्त। तो उपजाऊ मैदानों में गुच्छित, जहां मकान पास पास बने होते हैं, भाईचारा खूब होता है, तो गुच्छित बस्तियां होती है भी इन क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखिएगा, 20वां प्रश्न, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को प्रभावित करने वाला भौतिक लक्षण है। ग्रामीण बस्तियों को भी बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, तो उसके अंतर्गत कौन सा इनमें से भौतिक लक्षण है वो बताइए। उच्चावच जो कोई भूमि है, वहाँ की प्रकृति कैसी है, ऊंचाई किस प्रकार से है, क्लाइमेट, जल उपलब्धता कैसी है, इसी के आधार पर गांव बसते हैं वहाँ पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को प्रभावित करने वाला भौतिक लक्षण कौन सा है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 2, 4, 6 या 8? पूर्व में भी बात कर चुके हैं, बिल्कुल सही, 6। भारत जनगणना नगरों को कितने वर्गों में बांटा गया? 1 से लेकर 6 वर्गों के अंतर्गत बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित है? वो नहीं है। आगरा है, पटना है, कोलकाता है, कौन सा नहीं है? भोपाल नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? इस प्रश्न के लिए पहले तो आपको ये बता दूं, ये प्रश्न आपकी फर्स्ट बुक में भी जुड़ता है, सेकंड बुक में भी जुड़ता है। वहाँ आपसे इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, कोई एक बात पूछी जा सकती है इन चारों में से,
या ये पूछा जा सकता है जनगणना के अनुसार भारत के अंदर नगर की परिभाषा के लिए कौन से अंग हैं उनके बारे में बताइए, तो 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, अब इसमें से जो अंग नहीं है वो बताना है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये होना चाहिए भी। नगर पालिका या नगर निगम होना चाहिए। जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्ति या 5000 से अधिक होना चाहिए, ये कंडीशन भी है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न हो। नगर के लिए प्राथमिक नहीं, प्राथमिक गैर कृषि या गैर प्राथमिक कार्यों से जुड़े हुए होने चाहिए। 75% पुरुष, तो इसलिए सही कौन सा नहीं है यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन है वो इसमें सही नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि पिलानी नगर का संबंध है, एक बार फिर बताता हूं, मानव बस्तियां एक इंडिया वर्ल्ड को लेकर, और दोनों ही हैं, दोनों ही बुक में प्रशासनिक नगर, खनन नगर, इनसे संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपके जरूर आएंगे। तो अच्छे से थोड़ा सा आइडियोलॉजी लगाते हैं तो ऐसे प्रश्न अपने आप सही हो जाते हैं, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पिलानी नगर का संबंध है, तो पिलानी किसके लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही, पढ़ाई के लिए जाना जाता है, एजुकेशन नगरी कहलाता है, शैक्षिक नगरी। और आज का अंतिम प्रश्न, के बस्तियों में लोगों के समूहन का मुख्य आधार क्या होता है, जल आधार, कृषि आधार, औद्योगिक आधार या पोषण आधार। तो बस्तियों में लोगों का जो समूहन होता है, लोग पास पास इकट्ठा रहना क्यों पसंद करते हैं, इसका मुख्य आधार क्या है, पोषण का आधार। तो इसका सही आंसर हो गया 4। अब आपको ये बताना है आज के इन 25 प्रश्नों में आपने कितने मार्क्स हैं वो प्राप्त किए हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना है, चैट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जवाब देना है, आपका परिणाम और कितने का आप लाभान्वित हो रहे हो, अपना विचार भी यहाँ प्रकट कर सकते हो। और पूरी भूगोल के नोट्स प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको मैं अपना जो सिद्धि विनायक संग्रिया का जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हो, लाभान्वित है वो हो सकते हो। वहाँ पर भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो शेयर की जाती है वहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।